और कैसे हैं आप सभी। मैं समझता हूँ घर में आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और अपनी बुक्स पर ध्यान दे रहे होंगे। इसी क्रम में लास्ट टर्न पर जो पढ़ रहे थे उसमें प्रकाश, लाइट जो होती है, लाइट की ड्वेल नेचर होता है, इसको देख रहे थे। द्वैत प्रकृति होती है। इससे प्रोत्साहित होकर, इस बात से प्रोत्साहित होकर, एनकरेज होकर एक नए साइंटिस्ट, इनका नाम है डी ब्रॉगली, 1924 में इनके दिमाग में एक बात आई कि जब प्रकाश की द्वैत प्रकृति हो सकती है तो क्यों न द्रव्यों की, मैटर्स की द्वैत प्रकृति को देखा जाए। और उन्होंने बहुत शोध पत्र जारी किया अपना, और बहुत ही नोबेल प्राइज़ मिला उस पर, बहुत ही उसको फेम मिली। और उन्होंने ये सिद्ध किया, जब कोई द्रव्य गतिशील होता है, जब कोई मैटर मूविंग पोजीशन पर होता है, गतिशील होता है, गति कर रहा होता है, तो उसके साथ, उसके चारों ओर एक अप्रगामी तरंगों का एक समूह होता है। यानी जब कोई कण गति करता है, जब कोई मैटर गति करता है, तो उसके साथ में तरंगें निहित होती हैं। और उन तरंगों की जो तरंगदैर्ध्य है, वेवलेंथ है, लैम्डा का जो मान है, उन्होंने बहुत ही फेमस एक संबंध डिराइव किया, रिलेशन दिया, लैम्डा बराबर h अपॉन एम वी। एम इज वॉट? एम इज द मोमेंटम, एम इज वॉट? एम इज द मास, वी इज द वेलोसिटी, h इज प्लैंक कांस्टेंट। सो लैम्डा बराबर h अपॉन एम वी। ये पता पड़ा कि कणों के साथ में तरंग भी निहित होती है। और इस बात को समझाने के लिए डेविसन और जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया, और जो काफ़ी फेमस हुआ, और उसको डेविसन और जर्मर का प्रयोग बोलते हैं। डेविसन जर्मर ने इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स को हाई पोटेंशियल लगाकर उनको एक्सप्लोरेट किया और निकल क्रिस्टल पर डाला। तो उन्होंने ये देखा कि निकल क्रिस्टल के साथ इलेक्ट्रॉन के साथ में जो तरंग है, उसकी वेवलेंथ का जो मान है वह वो ही आया जो कि एक्सरेज को किसी क्रिस्टल पर डालकर आता है। इससे ये सिद्ध हुआ कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ में तरंग भी निहित होती है। ये पहला प्रयोग था जिससे डी ब्रॉगली की बात को संबल मिला, सहारा मिला, प्रूफ मिला। इस बात को ध्यान में रखते हुए अन्य आगे बातें की गई, और जिसमें आप ये देख पाएंगे आप कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता का सिद्धांत, सभी ने नाम सुना होगा। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं, ये अपने सिलेबस में है। जो चीज़ें आपको नहीं पता है इसके बारे में, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो चीज़ पता नहीं है वो ये है कि अनिश्चितता का सिद्धांत माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए है, जगत के लिए है। ये एक जगत तो वो है जिस जगत में अपन रह रहे हैं, यहाँ पर अपन रहते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक जगत है। एक जगत वो है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते हैं। उस जगत के लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के संदर्भ में ये बातें हाइजेनबर्ग ने बताई, जिसको हाइजेनबर्ग ने इसको प्रूव किया है। हाइजेनबर्ग ने ये कहा है कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में किसी भी माइक्रोस्कोपिक मैटर, पार्टिकल के साथ में तरंग निहित होती है। अगर किसी कण को मापना होता है, मेजरमेंट करना हो कण की पोजीशन को एक साथ, और उसका मोमेंटम, संवेग भी नापना हो, तो दोनों को प्रेसाइजली दोनों को एक्यूरेटली नहीं माप सकते एक साथ, एक ही समय, एक ही दिशा में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी पार्टिकल की स्थिति डिटरमाइंड है। क्वांटम मैकेनिक्स में, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, जिसके लिए क्वांटम लागू होती है, जिन पर अप्लाई होती है, तो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, सूक्ष्म जगत में, जिसमें अपन रह रहे हैं, वो जगत सूक्ष्म नहीं है, वो कैसा है? मैक्रोस्कोपिक है। तो सूक्ष्म जगत में किसी पार्टिकल के साथ में एक तरंग होती है। कण की पहचान तरंग के द्वारा होती है। जैसे अगर आप समझ पाए इसको, तो जैसे कोई व्यक्ति है, ये इसको
एनालॉगस एग्जांपल बता रहा हूँ जो डेली लाइफ में आप इसको जानते हैं। किसी कण के साथ में तरंग ऐसी निहित होती है जैसे किसी गतिशील व्यक्ति है, कोई जो व्यक्ति होता है उसके साथ में उसकी शैडो परछाई साथ रहती है ऑलवेज। जैसे किसी व्यक्ति के साथ में उसकी परछाई रहती है, ऐसे ही कण के साथ में तरंग होती है। इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है। तो चूंकि कणों के साथ में तरंग निहित होती है और तरंग कोई एक जगह स्थिर नहीं होती है, तरंग का स्प्रेड होता है, स्प्रेड ओवर नैरो रेंज होता है। तो जब तरंग का स्प्रेड होता है तो तरंग को लोकलाइज नहीं कर सकते अपन वेव को जो कण के साथ है, और इस कण की पोजीशन को इस तरंग के तरंग फलन के द्वारा ही पहचान होती है कि ये कण कहाँ पर स्थित है, जिसकी बाद हम बात करेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स में, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, सूक्ष्म जगत में, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन ये सब पार्टिकल रहते हैं, उस जगत की बात हो रही है। उसमें एक साथ किसी पार्टिकल की स्थिति और पार्टिकल के कॉन्जुगेट जो राशियां हैं उनको एक साथ नहीं माप सकते। जैसे कॉन्जुगेट राशियां जैसे x और उसका मोमेंटम संवेग, ये दोनों विहित कैनोनिकल कॉन्जुगेट राशियां हैं, विहित संयुग्मी राशियां कहलाती हैं। तो अगर x में एरर डेल्टा x है मेजरमेंट में और उसके संवेग में डेल्टा p है, तो दोनों का जो गुणा होगा डेल्टा x गुणा डेल्टा p में जो एरर होगी, दोनों का जो गुणा होगा वो कम से कम h क्रॉस अपॉन 2 के बराबर होगा। h क्रॉस बराबर h अपॉन 2 पाई। क्लियर? ऐसे ही ये आपने पढ़ा हुआ है, ये आपने जाना हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि और भी राशियों में ये लागू होता है। जैसे ये लागू होता है कि एंगुलर पोजीशन थीटा और एंगुलर मोमेंटम एल में भी लागू होता है। ये एनर्जी ई और टाइम टी में भी लागू होता है। ये चीज़ें आपको नहीं पता है। ये जैसे एक्स और पी, थीटा और एल, एनर्जी ई और टाइम टी, ये राशियां कैनोनिकल कॉन्जुगेट राशियां कहलाती हैं जिन पर ये लागू होता है, जिनको एक नज़र में आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहलाता है। और इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इन तीनों प्रकार के इक्वेशंस के लिए ये लागू होता है। अब इन राशियों का, इनका उपयोग क्या है? पहला प्रश्न तो ये आएगा, इसे किसे कहते हैं, अनिश्चितता का सिद्धांत किसे कहते हैं? फिर इसके अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशंस क्या है? तो एप्लीकेशंस को अपन देखने जा रहे हैं। और यस, now we are starting the applications of uncertainty principle, जैसे कि आपको मैंने अभी बात की थी, जिसमें 3 एप्लीकेशन मेनली पढ़ेंगे। जिसमें पहली एप्लीकेशन है नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व होना। चूँकि आपको पता है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होते हैं, तो अपनी चेक करना चाह रहे हैं कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व है या नहीं, इसके माध्यम से। तो आपको पता है कि जो परमाणु है, परमाणु में नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो लगभग 5 फर्मी की होती है। 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर होता है, जैसे कि आपको पता है। तो यदि नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व माना जाए तो आप ये देख पाएंगे कि नाभिक, अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में अगर स्थित है ये माना जाए, तो इसकी स्थिति में जो अनिश्चितता होगी वो नाभिक की त्रिज्या के बराबर होगी। माना ये डेल्टा एक्स के बराबर है, और इसका मान डेल्टा एक्स बराबर रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस आर कैपिटल, दैट इज 5 × 10⁻⁻15 मीटर। हाइजेनबर्ग सिद्धांत के अनुसार, जैसे कि हमने बात की, डेल्टा एक्स डेल्टा पी का जो मान होगा h क्रॉस y2 से बड़ा होना चाहिए, और इसमें h क्रॉस का मान रखेंगे 2 डेल्टा एक्स का मान रख देंगे, 2 तो ही है, डेल्टा एक्स का मान रख देंगे, तो ये आता है 1.05 × 10⁻20 kg × मीटर/सेकेंड। नाभिक में इलेक्ट्रॉन का जो न्यूनतम संवेग है, अगर डेल्टा पी आ गया और संवेग निकाल लेंगे, न्यूनतम जो संवेग इतना होना चाहिए डेल्टा पी। अब इससे ऊर्जा का मान निकालेंगे, विराम ऊर्जा, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ई मिनिमम सभी को पता है कि ई का जो मान होता है वो पीसी के बराबर होता है। m0 c² वाला पद होता है वो बहुत कम होता है, 0 होता है, उसको छोड़ सकते हैं।
यानी ये जो पद है जो आप देख पा रहे हैं ये वाला m0c² 4, इसको छोड़ देंगे अपन तो पी ई बराबर पी सी इसको बोलते हैं। पी मिनिमम है, पी का मान अभी भी ऊपर आया है, पी का मान आप देख रहे हो ये आया है 1.05 माइनस 10 की घात माइनस 20। ये मान यहाँ रख दोगे तो जूल में आएगा, 1 जूल को 1.619 से भाग लगा दोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगा, ये 20 MeV के आसपास आता है। अतः नाभिक में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व के लिए उसकी न्यूनतम ऊर्जा 20 MeV की कोटि की होनी चाहिए, परंतु बीटा 6 से प्राप्त यानी नाभिक से जो बीटा बाहर आता है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, उसकी जो ऊर्जा है वो 2-3 MeV से ज़्यादा नहीं होती। अतः स्पष्ट होता है कि नाभिक में यदि इलेक्ट्रॉन अंदर होते तो उनकी ऊर्जा कितनी आनी चाहिए थी, 2-3 MeV। अपनी कितनी आ रही है, ये 20 MeV। इसीलिए नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, ये पहला प्रूफ है थ्रू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नाउ द सेकेंड एप्लीकेशन इज कि हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर की गणना कर सकते हैं। सभी को पता है हाइड्रोजन की मूल ऊर्जा स्तर का जो मान होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। माना हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की स्थिति में r दूरी तक अनिश्चितता होती है। हाइड्रोजन का परमाणु है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ तक अनिश्चित हो सकता है, कहाँ तक वो घूम सकता है, कहाँ तक उसकी अनिश्चितता हो सकती है, उसकी त्रिज्या के बराबर। माना डेल्टा एक्स का मान ये r यानी हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या के बराबर है, तो डेल्टा एक्स का मान r के बराबर हो गया। डेल्टा पी का मान आपने रख दिया है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में मान रख दिया है ये, तो डेल्टा पी का मान कितना h×r हो गया। अब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकालेंगे, जो इलेक्ट्रॉन अंदर जो है उसकी ऊर्जा कितनी है, डेल्टा p²/2m, डेल्टा पी का मान रख दिया ये रहा। और इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति ऊर्जा होती है वो -kq/r होती है, दोनों को जोड़ दिया आपने और यानी पूरा कुल ऊर्जा ये आ रही है कि इलेक्ट्रॉन की जो नाभिक में जो ऊर्जा है वो ये है जो आप देख पा रहे हैं। अब परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर की जो न्यूनतम ऊर्जा है वो निकालने के लिए d/dr का मान 0 होना चाहिए। d/dr का मान आपने शून्य किया तो आपने अवकलन किया वो करने वाले ये की, तो r का जो मान आ रहा है वो h²/km r e² के बराबर आ रहा है। उसका मान इसको मान निकालेंगे 0.53 एंगस्ट्रॉम के बराबर आता है। और यानी नाभिक की जो त्रिज्या है वो कितनी, यानी इस दूरी पर नाभिक के इलेक्ट्रॉन की इस दूरी r पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा न्यूनतम होगी। और न्यूनतम ऊर्जा का मान कितना होगा, वापस से मान रख देंगे ये यहाँ पर, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आती है, जो कि H परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर है। इस तरह अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, चूंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक की प्रथम कक्षा में ही अनिश्चित मान के चले, डेल्टा एक्स का मान r के बराबर लेके चले, तो कुल ऊर्जा का मान आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इनमें से तीनों में से एक आता है कोई भी। तीसरी इसकी एप्लीकेशन है जब कोई कण सरल आवर्ती यानी आवर्ती धुरित्र की मूल अवस्था ऊर्जा निकालना चाह रहे हैं। तो जब कोई कण SHM करता है, आप सभी को पता है उसकी कुल ऊर्जा का मान क्या होता है, E=px²/2m + ½ m, हाफ के x² होता है, k का मान क्या है m⍵02। अब डेल्टा x और डेल्टा px का मान आपने यहाँ पर के रूप में लिखेंगे, ई नियम का मान तो ये आ जाएगा। हाइजेनबर्ग का नियम आपको पता है h×2 के बराबर है डेल्टा p डेल्टा x का गुणा। इसे यहाँ से आपने डेल्टा px का मान रख दिया, ये आ गया। न्यूनतम होने के लिए आपको सभी को पता है डेल्टा x के साथ दूरी के साथ इसका गुणन करेंगे, 0 के बराबर रख देंगे, डेल्टा x² का मान ये आएगा और इसके बाद इस मान को वापस वहीं रख देंगे, तो इसका मान ½ h×0 के बराबर आता है। यानी ये आपको अच्छी तरीके से पता है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार भी SHM की शून्य 0 पॉइंट एनर्जी जो प्राप्त होती है वो भी यही होती है, ½ h×ω, और इसके द्वारा भी यही ऊर्जा आ रही है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो। चौथी इसकी एप्लीकेशन है वर्णक्रम रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार, यानी उत्तेजित ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन के ठहरने का जो औसत समय होता है वो 10⁻8 सेकंड होता है, सभी को पता है। ऊर्जा स्तर को ज्ञात करना चाहें तो कम से कम ऊर्जा स्तर उत्तेजन समय में -8 सेकंड में अनिश्चितता बनी रहेगी। तो ये अपन देख रहे हैं इसमें कि उत्तेजित ऊर्जा स्तर के लिए अनिश्चितता के फॉर्मूले में रख देंगे, तो यहाँ पर आपका डेल्टा E h×2 डेल्टा t का मान रख दोगे आप, तो ये मान कितना आता है, यानी एनर्जी में जो अनिश्चितता आती है वो इतनी आती है। पहले जूल में निकाल लोगे, 1.619 का भाग लगा दोगे तो इतना आ जाएगा। तो ये उत्तेजित ऊर्जा स्तर की ऊर्जा में ये स्वाभाविक विस्तार होता है, जिसके कारण से फोटोन की आवृत्ति में जो विस्तार होता है
वो डेल्टा ई अपॉन एच, ई बराबर एच नहीं होता है तो ई निकाल लिया। तो ये लगभग आप देखो 10⁻8/सेकंड आवृत्ति का विस्तार होता है। यानी ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि डेल्टा ई का जो मान इतना आ रहा है, ये वाला 3⁻⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मान के बराबर विस्तार, इसलिए जो स्पेक्ट्रम जो रेखाएं होती हैं वो आपको थोड़ी सी थिक दिखाई देती है, मोटी होती है, एकदम पतली बारीक लाइन वाली नहीं होती। तो इस तरीके से ये 4 एप्लीकेशन आपने पढ़ी अनिश्चितता की। तो प्रश्न आपके लिए ये आता है कि अनिश्चितता सिद्धांत क्या है, इसकी अनुप्रयोग लिखिए और अनुप्रयोग में से कोई सा भी 1 या 2 अनुप्रयोग आते रहते हैं, पूरा प्रश्न बनता है। या तो प्लैंक वाला पूरा आता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला आता है, और प्रश्न नंबर 1 तो वो हो गया। अगर वो नहीं आएगा तो ये वाला अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाला सवाल हो गया, ये पूरा आएगा। इस तरीके से आप ये एक क्वेश्चन आपका होता है, उसको मैं समझता हूँ कि आप बखूबी से याद करेंगे, देखेंगे। और मैंने पॉज करके वीडियो है आपके पास, तो आप उसको वीडियो से देखकर लिख भी सकते हैं, अपने नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।